तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड बुक। थर्ड बुक का मतलब है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे देयर आर 5 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है जिसमें फॉर्मेट्स हैं सारे के सारे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड फॉर्मेट, उसका डिस्कशन होगा। दूसरा चैप्टर है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। दे विल टेल यू अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके टूल्स, उन सब चीजों के बारे में करेंगे। तीसरा चैप्टर है कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। चौथा चैप्टर रेशियो एनालिसिस और पांचवा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज देयर इन योर सिलेबस। तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे और प्रोबेबली इस महीने के आखिर तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी फील। तो सिलेबस खत्म, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, दैट विल फॉलो। और कोई एक्सक्यूज किसी का नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है या कोई दिक्कत है या कोई कोई चीज रिवाइज करनी है, वो टाइमली बताएं, टाइमली चलेंगे। आई स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम फंडामेंटल्स। और ये जो थर्ड बुक है इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। थर्ड बुक का रिवीजन नहीं पॉसिबल है, वो पॉसिबल होगा ही नहीं आपके लिए। गॉट इट? तो चलिए अब लेके चलते हैं आपके पास चैप्टर 1 में हमें सीखना क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर 1 में ध्यान से देखेंगे, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। जैसे मान लो ये कहता है कि सेक्शन 129 है आपकी कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये आपको प्रिस्क्राइब करता है क्या? दिस प्रिस्क्राइब्स यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों का फॉर्मेट आपको यहां पर दिखाया जाता है। ठीक है जी। और ये जो फॉर्मेट है ये होता है आपका, अगर मैं बोलूं तो शेड्यूल, शेड्यूल बोलते हैं उसको लोग, शेड्यूल 3। ये जो है शेड्यूल थ्री का ये है पार्ट 1। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है और ये है शेड्यूल 3 का पार्ट 2। इसका मतलब जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा पता है? बैलेंस शीट दिखेगी और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। जबकि रियलिटी में आप क्या करते हो? पार्टनरशिप में क्या किया आपने? बताओ जरा, बता क्या किया पार्टनरशिप में? पहले बैलेंस शीट बनाते हो, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो? पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अरे पहले क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। ऐसी तो होता है। कंपनीज में प्रेजेंटेशन जो डेटा होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 यानी कि बैलेंस शीट, यानी कि आप जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा वहां पर? किसी कंपनी की फाइनल रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपको दिखेगा बैलेंस शीट और उसके बाद दिखेगा आपको क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्योंकि ये पार्ट 1 है शेड्यूल 3 का, ये पार्ट 2 है शेड्यूल 3 का। ठीक है जी। अच्छा, बैलेंस शीट को, ये जो बैलेंस शीट होती है हमारी, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जो दूसरा नाम है वो नाम है इसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये इसको जो हम बनाते हैं ये बनता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और ये बनता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के आखिर में इसको बनाया जाता है। इस तरह से चलती चीजें। गॉट इट? तो ध्यान रखेंगे, इसे पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, इसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2। और ये पॉइंट ऑफ टाइम तभी तभी तो इसको बनाते समय क्या लिखा था? बैलेंस शीट ऑफ एज एट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसा करके चलते हैं। ठीक है जी। हमें क्या करना है अब? पहले हमें सीखना है किसका? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा
अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं तो देखिएगा जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के पार्ट क्या होते हैं? नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट पढ़ा होगा आपने बैलेंस शीट बनाते समय, इशू शेयर्स में, इशू डिवेंचर, नोट्स टू अकाउंट्स। और नंबर 4 क्या होता है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये किसी कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाना ही दिखाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है। तो अगर हम बोलें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में शो होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं? उसके अंदर कवर होती हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये बनता है किसके हिसाब से? ये बनता है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनता है। ये बनता है शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से बनता है। अच्छा, एक और चीज समझेंगे आप। मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक फॉर्मेट होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये जो है कंपनी, ये कौन से फॉर्मेट में काम होता है? इसका हॉरिजॉन्टल में होता है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल। और जो पार्टनरशिप में पढ़ते थे वो कौन सा होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल। जैसे हम क्या करते हैं, हमने बैलेंस शीट के आइटम डाल लिए, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। वर्टिकल मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, वर्टिकल वैसे। बेटा ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि आपके पास इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, करंट नॉन करंट असेस वो होता है। और फिर करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, उससे भी प्रीवियस ईयर, उससे भी प्रीवियस ईयर, इस तरह से चलती हैं चीजें। हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं इसको। और दूसरी वाली जो आप पढ़ते हैं ना पार्टनरशिप में, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है? उसे वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला गया कि उनका नेचर क्या होता है? कोई बात नहीं, उनके नेचर में अगर हम बोलें आपकी बुक के हिसाब से, अगर हम नेचर की बात करते हैं इसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि थियोरेटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये क्या होते हैं? दे आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये होते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये आपको सच्चे से मालूम है? कोई भी चीज जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो, वही तो आप अपने एनुअल मतलब फाइनल अकाउंट्स में, एनुअल रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। फिर क्या होता है? ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करके बनाया जाता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करके बनाया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस को, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? ट्रस्टवर्दी नहीं होगी। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स जो लगते हैं, याद है ना बचपन में पढ़े थे 11th क्लास में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह, वो उनको फॉलो करते हैं। नंबर 4 यहाँ पर बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम काम करते हैं। आपने पार्टनरशिप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 46 पढ़ा होगा, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। नंबर 5, आप कुछ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए इसको बनाते हैं। और नंबर 6 के अंदर मैं बोलूँ तो क्या होता है, यहाँ बहुत सारे एस्टिमेट्स भी लगते हैं। अगर हम किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? एस्टिमेट बेस्ड भी होती हैं। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनके बारे में हम क्लियरली नहीं बोल सकते, तो हम उनकी एस्टिमेशन लेके चलते हैं। तो कई बार कुछ कंक्लूजन्स होते हैं वो एस्टिमेट पर बेस्ड होते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने बार बार जिक्र करा एक चीज का जिसे हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी, दे मस्ट सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को उनको क्या करनी पड़ती है? अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और ये मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके शेयरों की डीलिस्टिंग भी हो सकती है, आपके शेयरों की ट्रेडिंग पे रोक भी लग सकती है। इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ कंपल्सरी रेगुलेशन
कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा होगा ना फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज में, अगर आपके बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़ते होंगे, तो सेबी इज अ वॉच डॉग, सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इसके अंदर क्या क्या चलते हैं, मैं आपकी पेज नंबर 1.3 पे दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख नहीं रहा उसके बारे में क्योंकि वो हो सकता है उस पर क्वेश्चन ना आए। एक एक रिपोर्ट होती है डायरेक्टर की, कंटेनिंग रिपोर्ट इन सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट 2000। मतलब बेसिकली क्या, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है। जब आप पहला पेज खोलेंगे किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का, तो उस पर लिखा हुआ आता है, एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ उसके अंदर आता है कि वी द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी हियर बाय अफर्म्स दैट कि whatever information is mentioned in this annual report, that is that is true to the best of our knowledge। और अगर कोई चीज गलत पाई जाती है तो क्या होगा फिर, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए। वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं जो, वो वो लोग वो लोगों को क्या करना पड़ता है, उनको, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी होती है। और अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो जो डायरेक्टर्स साहब लोग होते हैं ना, उनको फिर पेनलाइज किया जाता है, और उनके ऊपर जो भी लगेगा, जो भी पेनल्टी वेनल्टी लगनी है उनके ऊपर लगाई जाती है। मान लो अगर जो एनुअल रिपोर्ट में अगर कोई फैक्चुअल फिगर गलत डाल दी गई है, तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। ठीक है जी। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकार उनके ऊपर काफी सारे एक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें कर लेती है। मतलब होते हैं सेबी के जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर सारे के सारे जो पेनल्टीज वगैरह जो हैं वो सब की सब वहां पर मेंशन करी जाती हैं। ठीक है। तो कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा, नीचे सबसे पहले मतलब पहले एनुअल रिपोर्ट का पहला पेज खोलते ही, जनरली पहला पेज खोलते ही आपको उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि वी सो हियर बाय अफर्म्स दैट इन्फॉर्मेशन मेंशन इन दिस एनुअल रिपोर्ट इज बेस्ट, द ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी, और साइन कर देते हैं नीचे वो, जिस उन्हें कहते हैं सिग्नेचरीज। और इन्होंने अगर साइन कर दिया तो कल को कुछ भी उल्टा पुल्टा, मेरे ऑडिटर की गलती, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती, मेरे कुछ नहीं मानी जाती, इट इज योर मिस्टेक बिकॉज रिपोर्ट गोज बाय योर साइन। ऐसा करके चलते हैं। फिर है ऑडिटर की रिपोर्ट टू शेयर होल्डर। ये ऑडिटर कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दोज हु ऑडिट योर अकाउंटिंग, उनकी एक रिपोर्ट लगती है, और वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर चाहे तो कंपनी की सारी गड़बड़ सड़बड़ चीजों को उसके अंदर मेंशन कर सकता है। और ऐसा करते अगर अगर किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी की सारी गड़बड़ ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो शेयर होल्डर को जानी है लिख दिया, तो क्या होगा। अभी मैं कल के न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था, एक यूएस का बिलियनियर था लड़का, उसने क्रिप्टो एक्सचेंज बना रखा था अपना, और करीब $39 बिलियन की उसकी वो थी वर्थ। उसने बोला कि मैं एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज खोलूंगा, और एक बहुत बड़ी कंपनी उस पर इन्वेस्ट करने वाली भी थी। लेकिन जब तक आप खोलते उससे पहले उसने अनाउंस कर दिया, इन्वेस्टर से धड़ाधड़ पैसा निकालना शुरू कर दिया। मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाला बंदा वो बना है। एक दिन में उसकी जो वर्थ थी, एक दिन में उसकी वर्थ वो 39 बिलियन से डॉलर से घटकर $1 बिलियन हो गई। $38 बिलियन का उसने नुकसान झेला। और वो जो जो उसके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे थे ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, बर्बाद हो गया एक तरह से। और यंगेस्ट बिलियनियर था वो यूएस का। तो अगर आपने शेयर होल्डर वाली रिपोर्ट में ऑडिटर ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आपकी कंपनी डूबी। फिर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी आएगी, फिर शेयर होल्डर पैसा निकालेंगे, और आप बर्बाद हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बोला हमने, इसके अंदर ये सब डायरेक्टर की जो ये सब जो हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी कंटेंट है। पहले डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जाएगा, फिर ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाती है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। आपने देखा हो ना, कभी किसी की एनुअल रिपोर्ट को खोलेंगे अब आप, तो शुरू शुरू में तो दिखता ही नहीं है कुछ, शुरू शुरू में ये ऊपर की चीजें दिखती हैं। फिर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चीजें आपको दिखती हैं इसके अंदर, किसी भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट थिंग्स देयर। अच्छा, अगर मैं बोलूं, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। नोट्स टू अकाउंट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग पार्ट।
उसमें कुछ पॉलिसीज जो आपने फॉलो करी हैं उन पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है, कौन कौन सी पॉलिसीज आप लोगों ने फॉलो करी हैं, ठीक है जी। उन पॉलिसीज के बारे में आपको ये अच्छी खासी चीजें, सारी की सारी चीजें मेंशन करते हैं। डिटेल्स, जो बैलेंस शीट की जो लाइंस हैं सारी की सारी, उनकी वो डिटेल्स बताते हैं, सारी की सारी डिटेल पता चलती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के जो आइटम है वन बाय वन, जैसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, टेंजिबल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, नॉन टेंजिबल इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, दे जस्ट मेंशन एवरीथिंग, सारी की सारी चीजों को वहां पर वो मेंशन करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। इसके बाद क्या होता है अगर देखें हम लोग, मैं आपको एक एनुअल रिपोर्ट का हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक दिखा रहा हूँ आपको। होल्ड करिएगा जरा। अभी आपको दिखेगा। एक कंपनी है डाबर का, किसी ने नाम सुना है डाबर? अगर आप एक बार ऑनलाइन जरा कर लीजिए, ज्वाइन करिए जरा उसको, आपको दिखेगा डाबर। देखा, डाबर का नाम सुना होगा किसी ने ऑनलाइन वालों ने, डाबर। हेलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। तो कैन यू सी दिस? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, देखिए। Yes, sir. ठीक है, ये 2021-22 की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है डाबर की, ठीक है जी। और डाबर की रिपोर्ट में आपको क्या दिखेगा, देखो मैं अगर खोल के देख रहा हूँ इसको, पहले तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपना कैटलॉग कैटलॉग लगा रखा है सारा का सारा, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड है वो, दिख जाएगा ठीक। फिर ये एनुअल रिपोर्ट 2021 की दिख रही है आपको। और फिर वी आर मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं, सारा कुछ स्कैन करने के लिए बोल रहे हैं। इनसाइड क्या है, क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं ना, अबाउट डाबर, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, अवर प्रेजेंस, सब अवर प्रोडक्ट वगैरह, काफी चीजें हैं। अप्रोच टू रिपोर्टिंग क्या हो रही है डाबर का, देखो ये सब डाबर के हेडक्वार्टर के बारे में। देखिए कॉर्पोरेट यहाँ देखिए कोड कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिख रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, अमित वर्मन चेयरमैन है, और मोहित वर्मन वाइस चेयरमैन, आनंद सिंह वर्मन, ये बर्मन फैमिली जो है ना, सारे डाबर के मालिक लोग, असली मालिक हैं ये। अजय दुआ, अजीत मोहन शरण, होल टाइम डायरेक्टर सीईओ, डीपी नारंग हो गया, पीएन विजय डायरेक्टर डायरेक्टर फाइनेंस कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स वाकर चंदोक एंड कंपनी एलएलपी, इंटरनल ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस कूपर, बैंकर। देखो अब देखो किसी कंपनी के कितने कितने बैंक अकाउंट में अकाउंट, देखो इसके अकाउंट देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हांगकांग, सिटी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है इनका, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है इनका, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये अवेलेबल। अवर प्रेजेंस क्या चीज, भाई पूरी इन्फॉर्मेशन है, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा पूरा का पूरा। कॉर्पोरेट रिपोर्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये भाई साहब। हाँ जी, नेगेटिव पॉइंट क्यों डालेंगे, वो अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या, हमारी वीकनेसेस क्या है, ये सब। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मोहित मल्होत्रा, जो दिख रहे होंगे, इनकी फोटो दिख रही है आपकी। ये इनके भी मैसेज, जैसे आपने देखा ना स्कूल की अलमनाक में मैसेजेस आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आंसर विद सीईओ, ये डाल रखा है उन्होंने चीजें अपनी मदद से, क्योंकि बेसिकली दे जस्ट वांट टू प्रोवाइड शेयर होल्डर्स, दे जस्ट वांट टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स क्या क्या चीजें आपको हमारी कंपनी में दिखेगा। तो एनुअल रिपोर्ट एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप देख रहे हैं इनके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में है इनका, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, यूएई में, यहाँ यहाँ इनकी प्रेजेंस है। डाबर का सारे प्रोडक्ट के बारे में, पर्सनल केयर के बारे में आ गया सारा का सारा। एनुअल रिपोर्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। रियल का फ्रूट जूस मुझे आज पता चला डाबर लोगों को बनाते हैं, देख रहे हैं रियल का फ्रूट जूस, आज पता चल रहा है। ये एनवायरनमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, ये ये सब कुछ इनकी पूरी इंफॉर्मेशन चल रही है। और यहाँ और चलेंगे आगे, थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे हैं आप, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर ये लोग। लेकिन आप देखेंगे असली इन्फॉर्मेशन कहाँ है जिसकी हमें जरूरत है, मिल रही है आपको असली इन्फॉर्मेशन, अभी भी नहीं मिल रही है। ये सब इनके डायरेक्टर वायरेक्टर की फोटो दिख रही है, सब कुछ, सारा स्टैटिस्टिक्स, सारा डेटा ये लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी के बेस पर क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो सब, ये आपको हायरार्की दिखा रहे हैं यहाँ पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सारे के सारे लोग, इनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल होती नहीं, लेकिन कंपनी है
वो तो अपनी इन्फॉर्मेशन देगी। कितने पेज की रिपोर्ट है पता है ये है रिपोर्ट आपकी 421 पेज की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। और जब आप थोड़ा आगे चलते हैं, सब अपनी कंपनी के प्लांट प्लांट सबके बारे में हाईलाइट कर रहे हैं, सारा डेटा, सारा स्टैटिस्टिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। ये रिलेशनशिप लोगों के साथ, दुनिया के साथ, जो जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, सब कुछ ये देख रहे हैं ना, ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स, सबके बारे में। तो शुरू शुरू में तो इन्होंने प्रचार 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 भरा रहता है आपका। थोड़ा और आगे चलेंगे जब, ये सब उनके एनुअल रिसोर्स रिसोर्स सब उसके दिखा रहे हैं। अब असली डाटा तो आ ही नहीं रहा अभी, देखो यहाँ तक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी आएगा। मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। अगर मैं इसको एक एक पेज पढ़ के दिखाऊं तो मेरे 2-3 घंटे तो इसी में लग जाएंगे। यू कैन सी दैट, आप कभी भी किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलकर ढूंढ सकते हैं वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। अभी एनेक्सियस करके दिख रहा है, एनेक्सियस 2 में दिख रहा है इसका सारा का सारा। और बहुत ज्यादा नीचे जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखेगी आपको यहाँ पर। जैसे अब आप देखेंगे, अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं, अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखे हैं इसके। एनीवे इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, हटा देते हैं इसको। आप अपने आप एक बार देखें, घर जाके दिखेगा आपको। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या होती है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो अलग अलग आइटम होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स होते हैं जिसमें कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप पार्ट 3, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है पार्ट 3 शेड्यूल 3 के अंदर चली जाती है वो। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पार्ट 3 के अंदर क्या चला जाएगा। हाँ जी। अब इसके बाद जो आता है वो आता है रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो भी एनुअल रिपोर्ट में छाप दी जाती है। ऑडिटर की रिपोर्ट टू शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पेज नंबर 1.4 देखेंगे अपनी किताब का, तो अब आपको दिखता है कि अगर जो हम अपनी असली शुरुआत कर रहे हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। तो ये सब तो एडिशनल नॉलेज थे आप लोगों के लिए। सबसे पहले बैलेंस शीट के साथ शुरुआत करते हैं। और आपको मालूम है कि आपकी बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, एसेट्स कहते हैं, है ना, एसेट्स। अच्छा देखिए, ये पेज पे दिख रहा होगा आपको इस तरह का फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट की बात मैं कर रहा हूँ। पेज नंबर 1.5 में लिखा है द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि कंपनी का जो फॉर्मेट है, कंपनी के जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसको आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे आर लॉजिकली प्लेस्ड। ठीक है, उसमें कुछ चीजें कंपनीज एक्ट के हिसाब से जुड़ी हैं, वो हम लेके चलेंगे। देखिए, बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट के अंदर चीजें चलती हैं उनको देखिएगा। आपके पास आपकी बुक में वो दिख रहा होगा, सारा का सारा दिख रहा है आपकी बुक में। हाँ जी बेटा, क्या चीज। अरे हाँ, इशू ऑफ शेयर्स में था ना सारा कुछ। इशू ऑफ शेयर में था तो सही, पढ़ा तो था हमने, लॉजिकली पढ़ा था। रिकॉल करते हैं उसको तुरंत से, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एवरीबॉडी इज ओके। उसके अंदर आया शेयर होल्डर फंड, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब अपनी बुक के साथ जरा टैली करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आया था क्या, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लिख सकते थे। रिजर्व सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व और सरप्लस वो आएगा। अभी इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और क्या खत्म हो गया आपका, शेयर होल्डर फंड। दूसरा कंपोनेंट आया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी हमने सीख लिया था इशू शेयर्स के केस में। जब आप क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन मिल चुकी है और आपने इशू नहीं क्लोज करा और तब तक बैलेंस शीट क्लोज हो गई, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दिखाएंगे। उसको मैं नॉन करंट करंट लायबिलिटी में बदल सकता हूँ। अगर वो 1 साल के ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जाएगा तो वो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी, अदरवाइज करंट लायबिलिटी होगा। भाई अगर आपकी इशू क्लोज हो गया तो आपको पैसा जल्दी जल्दी 15 से 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है, आपका शेयर इशू नहीं हुआ, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। फिर हम कंपैरिजन करते हैं नॉन करंट और करंट लेके चलेंगे। नॉन करंट में क्या लेके चले थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें डिवेंचर वगैरह आते हैं, नीचे करंट लायबिलिटी, करंट सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बोला था, वो हमने इशू शेयर्स में सिखाया था आपको। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है, क्रेडिटर एंड बीपी आता है। फिर ऊपर आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लायबिलिटी साइड डन, लायबिलिटी साइड इज डन।
थोड़ा और आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स में बताया था प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें से प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट टेंजिबल होती हैं, और टेंजिबल अगर कंस्ट्रक्शन की फेज पे चल रही हैं, उनका प्रोडक्शन अभी बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, तो उसको बोलेंगे क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इंटेंजिबल वाले को क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नीचे क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऊपर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसको बोला था हमने तीन चीजें हैं। एक बोली थी क्या, ट्रेड रिसीव, ऊपर सबसे बोला इन्वेंट्रीज, जो कि स्टॉक वगैरह होती है, वर WIP स्टॉक, फिनिश गुड्स। उसके बाद आता है आपके पास क्या, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर और BR। उसके बाद नीचे क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर ऊपर आ जाएगा क्या आपके पास, बताइए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नीचे आ जाता है क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर आ जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे आता है करंट एसेट्स। खत्म, बैलेंस शीट खत्म। ठीक है जी, इतना ध्यान रखना है। अब इतनी बड़ी बैलेंस शीट थोड़ी बनाने के लिए आपके पास आएगी। आपसे पूछा क्या जाएगा इस चैप्टर में कि भाई ये बताओ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होते हैं, उसकी सब हेड क्या है और मेजर हेड क्या है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की सब हेड क्या है, करंट एसेट्स, और उसका मेजर हेड क्या है, फिर एसेट्स। या मैं बोलूं कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की सब हेड क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर उसका ऊपर वाला हेड क्या होगा, करंट एसेट्स। ऐसा करके, है ना। अगर हमने बोल दिया क्या, स्टॉक, तो स्टॉक का सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्री, और मेजर हेड क्या होगा, करंट एसेट्स। बस इस तरह से बोला जाता है करना। ठीक है जी। अच्छा, फिक्स एसेट्स पहले हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स बाय प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो कंपनीज एक्ट मतलब पिछले से पिछले साल तक ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा अमेंडमेंट है, उसको अपडेट करा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साथ। और इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आपके पास शेयर होल्डर फंड आया। ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे कैसे इशू हो सकता है, शेयर इशूड अगेंस्ट अमाउंट टू प्रोमोटर्स, या वो लोग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं। आपने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ा होगा ना, सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम, जो लोग साइन करते हैं उनको शेयर। और आपने देखा होगा क्वालिफिकेशन शेयर, अगर 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ेगी, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स डायरेक्टर को खरीदने पड़ते हैं, प्रोमोटर्स को खरीदने पड़ते हैं। तो शेयर वैसे भी इशू होते हैं। शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में भी इशू होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि बजाय जनता को देने के, सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनी को इनवाइट करा और शेयर उनको अलॉट कर दिए। मतलब कंपनी ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट करा, जैसे LIC, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, और उनको शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है। शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब, शेयर कंपनी ने क्या कर दिया, कॉमन पब्लिक को इशू कर दिए, लोगों ने उन पर अप्लाई करा और उनका पैसा भी लगा दिया। ठीक है। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है डिवेंचर में भी सीखा था और शेयर्स में भी सीखा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। अच्छा, शेयर कैपिटल के कंपोनेंट, ये इशू ऑफ शेयर से पढ़ाया था मैंने, ऑथराइज कैपिटल, बोला ऑथराइज कैपिटल, या नॉमिनल कैपिटल, या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सिनोनिम्स हैं उसके। ठीक है। ये वो नंबर ऑफ शेयर्स होता है, नंबर या अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जिसके लिए कंपनी ऑथराइज्ड होती है इसके सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। एक कैपिटल क्लॉज होता है ना भाई, कंपनी के फॉर्मेशन के क्या होते हैं, प्रमोशन क्लॉज, नहीं, क्या होता है, अरे रुको, हाँ, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंट्स ऑफ बिजनेस होता है। तो जो कैपिटल क्लॉज होता है उसके साथ, उसके अंदर जो मेंशन होता है, वो उसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर इशूड कैपिटल आपने देखा होगा, ये बाइफरकेशन तो हमने इशू शेयर्स में बैलेंस शीट करते समय बताया था आपको। फिर इशू के बाद क्या होता है आपके पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप होता है। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज होती है, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कोई बच्चा बताएगा मुझे डिफरेंस, माही कैन यू टेल मी, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस। देख, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। अगर हमारे पास, एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, और इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे भी उसका डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं हुआ था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जब आप थ्योरी के कुछ शुरू के पेजेस खोलेंगे, तब आपको वहां पर दिखेगा ये, और जानिए क्या होता है और किस तरह से होता है। देखिए, हमने बोला हमारी कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है जी। ऑथराइज की बात, सपोज मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे एट द रेट ऑफ रुपीज
10 ईच, ठीक है। मैंने इशू कितने शेयर करे, इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स। तो अनइशूड कितने रह गए भाई, बताइए जरा मुझे, अनइशूड कितने रह गए, 40,000 इक्विटी शेयर्स अनइशूड रह गए। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा, इशूड के बाद फिर हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। मान लो 58,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए और 2,000 शेयर क्या हो गए, अनसब्सक्राइब हो गए, है ना। क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ? हुआ। 60,000 का 90%, 54,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्राइब्ड हो गया। सब्सक्राइब्ड के बाद आपने क्या कर दिया, कॉल्ड अप, और ये क्या हो गया, अनकॉल्ड। आपने क्या किया कि 55,000 शेयर्स पर तो पैसा मंगा लिया और 3,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मंगाया, कॉल्ड अप हो गया। कॉल्ड अप के बाद यहाँ 50,000 शेयर्स, जो ये पेड अप है, पेड अप 50,000 शेयर्स पर तो पैसा पूरा मिल गया, और ये अनपेड कितना, 5,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। और ये जो अनपेड होता है ना बेटा, अनपेड, इसी को तो कहते हैं कॉल्स एंड अरियर। बोलो क्या कहते हैं इसको, कॉल्स एंड अरियर। याद है, इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था कॉल्स एंड अरियर। आपने 55,000 शेयर्स का पैसा मंगाया लोगों से, जिसमें से 50,000 शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया और 5,000 शेयर होल्डर ने क्या करा, पैसा नहीं दिया। इसे कहते हैं कॉल, कॉल कॉल्स एंड अरियर। और ये कॉल्स एंड अरियर अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलता, बार बार रिमाइंडर देने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर इन्हें फोरफिट करना पड़ता है। अब इन्हें फोरफिट कर देते हैं, इन्हीं कॉल्स एंड अरियर को तो फोरफिट करते हैं, याद है। जो लोग कॉल्स एंड अरियर जिनका पैसा बचता है, उन्हीं को तो फोरफिट करते हैं आप। अब इधर आते हैं अनकॉल्ड। अनकॉल्ड में आता है रिजर्व कैपिटल एंड अनरिजर्व। मान लो इसमें से 2,000 शेयर्स रिजर्व और 1,000 शेयर क्या कर दिए, अनरिजर्व कर दिए। मतलब आपने क्या करा कि जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तब अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां से आएगा। तो आपने क्या करा कि 3,000 शेयर होल्डर में से ये जो 2,000 शेयर होल्डर हैं, इनको बोला कि भैया आप अभी पैसा मत दीजिए, हम आपसे पैसा जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। 1 साल में, 2 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में नहीं मंगाते उनसे, ठीक है जी। तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। द अमाउंट remaining on such shares, amount remaining on such shares is not called during the lifetime of company. It is being called at the time of winding up of a company. उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अनरिजर्व जब मन किया तब हम उसका पैसा मंगवा लेंगे, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल क्या पार्ट होता है, नोट कर लीजिए, रिजर्व कैपिटल किसको बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच इज शाश्वत लिख लीजिए, a part of share capital, a part of uncalled capital, share capital, which is not called up during the lifetime of a company. It is only called up at the time of winding up of a company. It is not called during the lifetime of a company. It is generally called at the time of winding up of the company. ये मैंने अपनी डेफिनेशन बना के दी है, अपनी डेफिनेशन, ठीक है। कंपनी से एक डेफिनेशन नहीं है ये, क्लियर है भाई? चौथी बार बोल रहा हूं मैं, सुन नहीं रहे हो तुम? uncalled capital is a part of, sorry, reserve capital is a part of, हाँ, reserve capital is that part of uncalled capital which is not being called up during the lifetime of a company. It is being called up at the time of, only at the time of winding up of a company. तो एक बड़ा ही पॉपुलर डिफरेंस होता है आपकी बुक में रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का। तो रिजर्व कैपिटल समझ में आया, और कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अभी आएंगे कैपिटल प्रॉफिट्स भी क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, ये फुली पेड अप होती है और नॉट पेड अप होती है। अच्छा, फुली पेड अप और अनपेड यानी नॉट पेड अप। नॉट पेड अप को क्या बोलते हैं हम, कॉल्स एंड अरियर बोलते हैं। और फॉरफिटेड शेयर्स वगैरह फिर इसके अंदर जुड़ जाता है, ये हमने बैलेंस शीट बनाते समय देखा था। इस स्ट्रक्चर से काम चलता है हमारा, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं आप।
और ये सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड आपकी बुक में 1.8 1.9 पेजेस हैं, इनको सिर्फ आपने पढ़ना है, सिर्फ आपको इसको पढ़ के देखना है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप में फुल्ली पेड अप क्या होता है, नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस फर्दर, क्योंकि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रैक्टिकली बैलेंस शीट के अंदर डालकर इन चीजों को देखा था। पेज नंबर 1.11 पे जब आप चलते हैं, देखिए यहां पर अब आपकी शुरुआत होती है किसकी, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। ठीक है जी। अब रिजर्व क्या चीज होती है जरा जानिए। रिजर्व्स क्या होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। भाई ये प्रॉफिट का पार्ट है। और ये कौन से प्रॉफिट का पार्ट होता है, अगर ये रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट होता है तो उसे जनरल रिजर्व कहते हैं, फ्री रिजर्व कहते हैं। और अगर ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो ये रिजर्व की जरूरत क्या होती है, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के लिए हमें रिजर्व बनाने पड़ते हैं, सबके बारे में बताऊंगा डिटेल में भी आपको। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट आपको पैसा मिला है, उसको इस्तेमाल कहाँ करना, उसके लिए आपको बनाना पड़ता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये सब आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब आपको बनाने पड़ते हैं फ्यूचर की कंटीजेंसी से बचने के लिए। ठीक है। और रिजर्व के बाद आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मनी, यानी कि रिटेन अर्निंग्स, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आपने डिविडेंड के रूप में नहीं दिया, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह को माइनस करने के बाद आपको बचता है और वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। यहां कंपनी में एप्रोप्रिएशन जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, डिविडेंड। एक, जिसकी दो कैटेगरी होती है, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। नोट कर लीजिए, एप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ अ कंपनी, एप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ अ कंपनी, एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ अ कंपनी दो होते हैं। एक डिविडेंड, उसके अंदर उसके ब्रैकेट में लिखिए प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, दो चीजें होती हैं उसके अंदर, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। गॉट इट। प्रपोज्ड डिविडेंड, अबे प्रपोज नहीं करता किसी को, जैसे तूने किया था 10th क्लास में, फिर चांटे खाए थे। प्रपोज प्रपोज की जगह ईडी लगा दीजिए, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, INTERIM, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ऐसा करके होता है। और फिर होता है क्या, रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व। जबकि पार्टनरशिप में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, है ना, और ट्रांसफर टू रिजर्व। अब एक बात कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ, अरे यहाँ थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, यहाँ तो डिविडेंड दिया जाता है। यहाँ कोई पार्टनर थोड़ी जैसे सैलरी कमीशन देंगे, नहीं दिया जाता। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, डिविडेंड, जिसकी दो कैटेगरी, प्रपोज और इंटरिम। अब प्रपोज डिविडेंड के साथ एक कंडीशन जुड़ती है, अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में और आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में वो पास हो गया, तब जाके वो आपकी क्या बनती है, पेबल होता है, तब जाके आपके लिए क्या बनेगी, वो लायबिलिटी बनेगी एंड यू कैन पे इट। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में पास ही नहीं हुआ, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है, फिर आप उसे लायबिलिटी बोलकर बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो जब आप कैश फ्लो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर दिखेगा। तो जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा उसे मानेंगे, वो तो प्रपोज हो गया, अब उसे पे कर, वो लायबिलिटी मानी जाएगी। और प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर जो होगा उसको आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। कैश फ्लो करते समय समझ हो रही होगी, ये बातें आ रही होंगी, जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे अपने तब आपको समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिजर्व सरप्लस कौन कौन से होने चाहिए। देखिए रिजर्व सरप्लस की आपको कैटेगरीज बता रही हैं, रिजर्व सरप्लस की कैटेगरीज बता रहे हैं, देखें जरा क्या कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देख लीजिए रिजर्व की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। आप देखेंगे पेज नंबर 1.13 में आपको डिटेल दे रखी है। सबसे पहले क्या बोला आपके सामने, ये कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ पर क्या बोला, कैपिटल रिजर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल रिजर्व सबसे पहले आया। अच्छा कैपिटल रिजर्व कब कब हो सकता है, जब आपको कैपिटल गेन हो, है भाई। और कैपिटल गेन कब कब हो सकता है, जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेचेंगे, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे। जब आप इंटेंजिबल एसेट्स कोई होगी उसको बेच देंगे तो भी आपको गेन होता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, वो भी गेन आपके लिए हो गया। और आपने फोरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया था,
तो याद है जो एक्स्ट्रा फॉरफिटेड अमाउंट बच जाता था उसे कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व में। और याद है जब हम किसी का बिजनेस खरीदते थे और नेट एसेट्स इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन, तो क्या आता था? कैपिटल रिजर्व आता था। और जब नेट एसेट्स इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन, तब क्या होता था? गुडविल आती थी। शाश्वत, ठीक है, तुम पुरानी किताब लेके बैठे हो, क्यों क्यों नहीं ली थी? ये तो मिल रही है मार्केट में, अवेलेबल है, क्यों नहीं खरीदी? लगने का क्या मतलब होता है जानता है? आई टॉक टू यू आफ्टर द क्लास। तो अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा तो आपके पास 1 2 3 4 हेडिंग दे रखी है। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेचने के बाद, एक इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद, फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद, और बिजनेस खरीदते समय, एक्वायरिंग बिजनेस खरीदते समय। ठीक है जी। अब आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब सोचो यार कि ये कैपिटल कोई रिडीम होती है? रिडम्पशन का मतलब रिपेमेंट। तो क्या कैपिटल कोई रिडीम होती है? कैपिटल रिडीम नहीं होती है। यू कांट रिडीम अ कैपिटल। कैपिटल का रिडम्पशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? अगर आप बायबैक ऑफ, अगर कंपनी अपने शेयर खरीद लेती है, ठीक है, फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, ठीक है, बायबैक अगर करती है तो उस समय पर सेक्शन 69(1), क्या है ये? सेक्शन 69(1), ये सेक्शन है एग्जाम के सीयूटी के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? जितने भी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हैं उतने शेयर की बराबर की वैल्यू का आपको क्या करना पड़ता है? एक रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यानी कि कंडीशन ए होती है क्या? बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं तो इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, जो फेस वैल्यू है, उसके बराबर का, मान लो 10,000 शेयर 10 रुपए का, यानी 1 लाख रुपए का आपको बनाना पड़ेगा क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो बनाना पड़ता है, कंपलसरी है। या सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से अगर आप क्या करने वाले हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनको अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो उनकी बराबर की वैल्यू का आपको क्या बनाना पड़ता है? जो रिजर्व बनाना पड़ता है उसे कहते हैं आप लोग क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब बनता है? जब सेक्शन 69(1) के हिसाब से आप बायबैक ऑफ शेयर करते हैं, उन शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर आपको क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। या जब आप क्या कर रहे होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे होते हैं सेक्शन 55 के अंदर, उनकी फेस वैल्यू के बराबर का आपको क्या बनाना पड़ता है? रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो आपको मालूम ही है। अगर शेयर को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ शब्द हमने रिजर्व यूज करा है, रिजर्व। हमने जब अकाउंटिंग करी थी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करा था, और बैलेंस शीट में क्या यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि क्योंकि जो भी, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो गया तो हो गया, बच गया तो रिजर्व बन गया आपके पास। उसे बैलेंस शीट में डालते समय उसे रिजर्व बोल देते हैं। और इस पर कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 55 सेक्शन 2, ये गवर्न करता है इसको। ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप ऑर्डिनरी रिजर्व की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हो? उसे सिंपल रिजर्व की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल देते हो? कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल देते हो? क्योंकि ये बार बार तो होता नहीं है, इट हैपेंस ओकेशनली। जब जब आप शेयर इशू करेंगे तब आपका प्रीमियम पे गया तो वो इसलिए करना पड़ता है इसे में ऐसा, क्योंकि इसको गवर्न करने के लिए सेक्शन 55(2) सब सेक्शन है। अगर मैंने, और सेक्शन 55(2) में बता रखा ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कैसे यूज करेंगे, अगर उसके अगेंस्ट, उसके अलावा अगर आपने यूज कर लिया तो आप क्या हो जाएंगे? इलीगल हो जाएंगी चीजें आपकी, फिर आपको पेनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हमने, मजाक चल रहा है क्या? अगर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया तो पता चला जो लॉस राइट ऑफ करने के लिए बिल्डिंग बिक गई, उस पर लॉस हो गया, उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर लिया, और ऐसा करते ही क्या होगा? कंपनी से वायलेट हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं? उसको उठा के बिल्कुल अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। पर कंपनी ने इस सेक्शन के अंदर इसको यूज करने के रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, इसलिए उसके हिसाब से चलना पड़ता है। फिर एक, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अगला आपके पास है क्या? डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है। ये है सेक्शन 71 सब सेक्शन 4।
कंपनीज एक्ट का, ठीक है। और ये जो है क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। और इसके अलावा एक सेक्शन और आपका जो आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये है रूल 18/7B। मैं अलग से नहीं, मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, रटा हुआ नहीं है, ये तो आपकी बुक से मैं देख देख के बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ द कंपनीज, इसे नोट करते चलेंगे अपनी नोटबुक में। ऑफ द कंपनीज 18 सबसेक्शन 7 बी ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में शेयर एंड, शेयर और डिबेंचर के इशू से भी रिलेटेड रूल बना रखे हैं। शेयर एंड डिबेंचर रूल 2014, ठीक है। अगर आपके डिबेंचर रिडीमेबल हैं, इरिडीमेबल है तो नहीं, अगर आपके डिबेंचर रिडीमेबल है तो ये रूल वहां पर जाके लगते हैं। इन दो रूल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, गाइडलाइंस हैं कंपनी की, और सेबी की गाइडलाइंस भी हैं कि जब आप डिबेंचर रिडीम करने जाएंगे तो डिबेंचर की अगर आपके, देयर इज अ कैटेगरी, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर आपका है नहीं, उसमें समझाते हैं हम आपको कि लिस्टेड की अलग है, अनलिस्टेड की अलग है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलग है। कुछ के लिए डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नर कंपनी के लिए आपको डीआरआर नहीं बनाना। रूटीन कंपनी के लिए 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, उसका डीआरआर बनाना पड़ता है। तो ये उसकी गाइडलाइंस है जो कि आपके सिलेबस से हट चुकी हैं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में तब हम उस समय डिस्कस कर लेंगे, उसको अभी नहीं कर सकते। और लिखना है इट इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है शाश्वत? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बता दो जरा। अबे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ना पार्टनरशिप में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्या करते हो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय, क्या क्या वैल्यूज डालते हो? तुम्हारा नाम शाश्वत है? हाँ बोलिए। जो, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे? अरे जैसे मशीनरी 5 लाख की दिख रही थी, अब वो 4,50,000 की दिखेगी, 50,000 का रिडक्शन आ गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चला गया, स्टॉक कम हो गया, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये सब चीजें चलती थी ना। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू कम और ज्यादा भी तो हो सकती है। ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस और जो भी है उसको लिख लेंगे, लेकिन कम हो गई तो क्या करेंगे? उसके लिए जो रिजर्व बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक अगला रिजर्व बनता है आपके पास, वो कौन सा वाला है इधर? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट्स से लायबिलिटी में होने वाले रिजर्व्स को एडजस्ट करने के लिए आप, इट इज क्रिएटेड बाय अपवर्ड रिविजन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैल्यू डाउनवर्ड होती है, देखो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लिया, और अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउनवर्ड रिवैल्यू होती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि इट इज अ रिजर्व विच इज क्रेडिटेड बाय अपवर्ड रिवीजन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। देखो अगर आपकी वैल्यू ऊपर की तरफ रिवाइज हो गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू डाउन चलेगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज डेबिटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज रिवाइज डाउनवर्ड्स। देखो समझो, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ती थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स करनी पड़ती थी ना। लेकिन अब रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू एसेट्स करनी पड़ेगी। और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करेंगे आप? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते थे, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब तब वो क्रिएट हो जाता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा, फायदा बना लिया आपने उसको। और घट जाएगी तो क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डेबिट करके खत्म करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, ये बड़ी मजेदार चीज, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब हेड बताओ और मेजर हेड बताओ। सब हेड है क्या, रिजर्व्स, रिजर्व के अंदर है ये। और मेजर हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। भाई शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व पढ़ रहे हैं ना, रिजर्व के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका ऐसे लिखा जाता है, देखो ऐसे, जिससे हमारे पास क्वेश्चन में आया शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सब हेड। इसका सब हेड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और मेजर हेड क्या है इसका, मेजर हेड शेयर होल्डर्स
फंड, ऐसा लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है। या कई बार बोलते हैं क्या कि मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है, तब हम लिखते हैं मेजर हेड क्या हो जाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड क्या हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में, वो भी रिजर्व। एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको। अगर कुछ कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या कहते हैं आपको सब हेड और मेजर हेड दोनों बोलते हैं, कई बार सिर्फ सब हेड बोलते हैं, कभी मेजर। आई विल एडवाइज यू सब हेड और मेजर हेड दोनों लिख के आइए, ये छूटेगा नहीं। या तो मेजर हेड पूछा हुआ है, सब हेड पूछा हुआ, वो आपके आंसर में है। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटते हैं, न लिखने के नंबर कटते हैं। अब समझिए होता क्या है, हमारे एम्प्लॉय ने, हमने अपने बोला, जैसे इंडियन ऑयल वाली कंपनियां हैं, उन्होंने क्या करा कि जैसे आपके एम्प्लॉयज अगर 5 साल पूरा कर देते हैं तो अपनी कंपनी के 200 शेयर दे दिए उनको, 10 साल पूरा कर दिए तो 1000 शेयर दे दिए, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, मान लो इंडियन ऑयल का शेयर मार्केट में 500 रुपए का चल रहा है, उसकी वैल्यू 10 रुपया है, एक एम्प्लॉय ने 10 साल पूरे कर लिए, हमने उसे 1000 शेयर देने हैं। हम उसे ऑफर करते हैं कि ये जो शेयर 500 रुपए का अवेलेबल है, हम तुझे 300 रुपए में देंगे, खरीदना है तो बोल हाँ, नहीं तो बोल दे ना। एम्प्लॉय के लिए नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा है। वो शेयर जो मार्केट में 500 रुपए का बिक रहा है, आपको कंपनी कितने में दे रही है, 300 रुपए में दे रही है। 10 रुपए के शेयर पर कंपनी अभी भी काफी प्रीमियम कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए में तो बेचेगी नहीं ना कंपनी शेयर। तो ये मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस का जो डिफरेंस है, याद है मैंने बताया था आपको, कैन शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ना। कैन शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन मार्केट वैल्यू, यस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी कहते हैं उसको। तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस आया आपका, इसके बराबर की वैल्यू का कंपनी क्या बना लेती है, एक रिजर्व बोलती है, जिसका नाम होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो इट इज ए प्योर रिजर्व, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी को तो लॉस हो रहा है, अगर किसी को और को बेचती शेयर तो 500 रुपए मिलता है ना, एम्प्लॉय को बेच रहे हैं तो 200 रुपए का लॉस बोलते हैं। इसे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोलते हैं। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, शेयर ऑप्शन अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इश्यूड टू एम्प्लॉय इज क्रेडिटेड फॉर वेस्टिंग। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि एक टाइम पीरियड जब आपको ऑफर दिया गया और जब आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, अगर आप वेस्टिंग पीरियड के बियॉन्ड चले जाते हैं तो फिर आपको नहीं ऑफर करेंगे। और एक और चीज होती है पता है क्या, एक लॉक इन पीरियड भी होता है। मतलब आपने कंपनी ने आपको शेयर इशू कर दिए, आपने अगले दिन बेच दिया, नहीं, कहती है अभी 1 साल तक तुम इसे बेच नहीं सकते। तो उस 1 साल में हो सकता है इसकी वैल्यू 600 रुपये हो जाए या इसकी वैल्यू 450 हो जाए। तो इन सबको सोचकर कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो आपने रिजर्व की सारी कैटेगरीज देख ली, आई होप रिजर्व की सारी कैटेगरीज आर ओके विद यू, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, सरप्लस। देखो भाई, अच्छा एक और चीज है, यहाँ कुछ और तरह के भी रिजर्व्स बनते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है, सब्सिडी रिजर्व बनता है, ये सब सेपरेटली शो करे जाते हैं। और सरप्लस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरली। अच्छा, सरप्लस ना नेगेटिव भी होता है कई बार। भाई मान लो आपको लॉस हो गया, तो रिजर्व्स अलग से, सरप्लस अलग से, उनका फाइनल टोटल रिजर्व सर, हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो रिजर्व थे 2 करोड़ रुपए के, सरप्लस थे 3.5 करोड़ के लॉस, तो रिजर्व सरप्लस ब्रैकेट में दिखेगा आपका। कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व्स में से सरप्लस एडजस्ट हुआ। कुछ लोगों को पता क्या लगता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के मन में। वो सोचते हैं कि हमने रिजर्व सरप्लस जो लिखा है उससे, मैं दिखाता हूँ देखो किस तरह से दिखता है वो। मान लो ये आपने बनाया नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, ठीक है, ऐसे करके। करंट ईयर रुपीस, करंट ईयर बनाया आपने, करंट ईयर रुपीस, देखिए ऐसे पर्टिकुलर्स। यहां लिखा आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपके पास था कैपिटल रिजर्व, आपने लिखा 2 लाख रुपए का। आपके पास था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3 लाख रुपए का, आपने 5 लाख यहां लिख दिया। गॉट इट जी। और सरप्लस ऐसे था, और सरप्लस जो था आपके पास था वो था 6 लाख नेगेटिव। अब बताओ टोटल क्या हो गया, 1 लाख नेगेटिव हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि रिजर्व में से सरप्लस माइनस कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंटेशन है। हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व से 5 लाख रुपए के, सरप्लस की जगह लॉस था,
तो फाइनली फिगर क्या आ गई आपकी 1 लाख रुपए का। तो बैलेंस शीट में जो जाएगा रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में क्या दिखेगा, 1 लाख रुपए का लॉस दिखेगा। तो अब सोचो, समझ रहे हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हो 1 लाख रुपए का लॉस, तो जनता क्या समझेगी, ये तो फॉर्म लॉस में जा रही है। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके देखते हैं, अरे यार इसके पास तो 5 लाख का रिजर्व था, ये नुकसान में थोड़ी, हाँ ये तो करंट ईयर का इसका लॉस हो गया था जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लॉस है ये रिजर्व में से माइनस हुआ ना, इट इज प्लेस्ड टुगेदर ड्यू टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इट रिजल्टेड इन अ नेगेटिव फिगर। कुछ लोग समझेंगे कि यार रिजर्व सरप्लस तो इसका नेगेटिव जा रहा है, रिजर्व नेगेटिव थोड़ी होता है कभी भी। रिजर्व सरप्लस पॉजिटिव, रिजर्व था पॉजिटिव, सरप्लस था नेगेटिव, दोनों को साथ जोड़ा मैंने, तो मैथमेटिकल रिजल्ट क्या निकला, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है जी। तो देखो ये आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी पेज पे, पेज नंबर 1.12 पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ये पेज नंबर 1.12 के नीचे लिखा हुआ है। डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड इज शोन एज अंडर सरप्लस। देखिए ध्यान से समझना कि अगर किसी साल में प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप, सरप्लस में। कोई रिजर्व क्रिएट हो तो कहाँ डालते हैं, रिजर्व में, और दोनों का टोटल निकल कर कहाँ आता है, रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में चला जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो तो स्टेटमेंट है, उसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, सरप्लस का मतलब ये हुआ कि आपका जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है वो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मतलब आपका जो रिजल्ट फाइनल है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इन अकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दिखाता है। ऑन द अदर हैंड surplus, that is balance in statement of profit and loss, is accumulated profit, is shown under the heading reserves and surplus। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट की फिगर या लॉस की फिगर कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर सरप्लस लिखता है तो इसका मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने बांटा नहीं, जिसे आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, वो होता है ये वाला पार्ट। ऐसा करके शो करते हैं, ठीक है। तो आपने डिटेल में सीखा क्या, रिजर्व्स क्या होते हैं और सरप्लस क्या होता है। बारी आई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। हमने बोला कि अभी लिखवाया था आपको कि कंपनी के केस में एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिविडेंड, प्रपोज, इंटरिम और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सब बोले ना हमने। ये सब कहां से बनते, प्रॉफिट से तो बनते हैं ये। तो एप्रोप्रिएशन दो तरह के होते हैं सिर्फ, डिविडेंड के और रिजर्व्स के। जबकि पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, है ना, और ट्रांसफर टू रिजर्व। वहां भी ट्रांसफर टू रिजर्व, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन की जगह हम देते थे पार्टनर्स को। यहाँ किसी भी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देंगे, उसके बदले में एक चीज देते हैं, डिविडेंड। दो तरह से होता है, प्रपोज और इंटरिम। अच्छा इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पता है, जैसे उदय है, उदय ने ग्रेजुएशन पूरी करी, एनडीए चला गया, ऑफिसर बन गया। जब ये कैप्टन बना तो माँ बाप ने बोला चल बेटा तेरा घर बसाते हैं, उदय का घर, ठीक है। और उदय के लिए लड़की ढूंढी और चट मंगनी पट ब्याह। इसका मतलब जानता है क्या होता है, पावर लिफ्टर। हाँ, अरे मतलब तुरंत से एंगेजमेंट हुई और जल्दी शादी कर दी। हिंदी में कहावत होती चट मंगनी और पट ब्याह। मंगनी मतलब एंगेजमेंट, ठीक है। अब इंटरम डिविडेंड में भी ऐसी होता है। कैसे, डिविडेंड प्रपोज्ड इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर। जबकि प्रपोज डिविडेंड क्या होते हैं, प्रपोज होते हैं फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रूव होने के बाद जाके वो पेड होते हैं। लेकिन इंटरम डिविडेंड में क्या होता है, जैसे कंपनी को बीच में प्रॉफिट हुआ, उन्होंने बोला डिविडेंड प्रपोज क्या करना है, चलो इंटरम डिविडेंड देते हैं। एक छोटी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई, ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई और बोला सबको डिविडेंड देना है, कौन कौन चाहता है, सब दो दो हाथ खड़े करते हैं, हमें चाहिए, दे देती है। वहां वो एजीएम में पास करने की जरूरत नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा इंटरिम इलेक्शंस होते हैं, मान लो अब जैसे यूपी में आजम खान है, उनको एमएलए से हटा दिया गया और उनकी जगह पे इंटरिम इलेक्शंस होंगे, कोई खड़ा होगा फिर चुनाव होंगे, ऐसा करके। गॉट इट। ध्यान रखना है आपको इसका, ठीक है।
प्रपोज डिविडेंड जिन्हें फाइनल डिविडेंड भी बोला जाता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं शो करेंगे जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हो जाए, पास ना हो जाए। मैंने भी आपको कंडीशन बताई थी। प्रपोज डिविडेंड तब तक आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए, एनुअल जनरल मीटिंग में पास ना हो जाए। जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग में पास नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनकर दिखेगा। गॉट इट? मनी रिसीव, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट थी तो आपके साथ डिस्कस कर ही चुका था, ध्यान है भाई? हाँ ही, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इश्यू शेयर में पढ़ा था हम लोगों ने। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कई बार कि व्हेन कैन शेयर एप्लीकेशन मनी में बी अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ये कब कब हो सकता है, कब कब कौन कौन सी कंडीशंस में ये करंट लायबिलिटी हो सकता है, इसके बारे में, ठीक है भाई। देखो, तीन कंडीशंस, दो कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं, तीन लिखी हुई हैं। जब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो आपको क्या करना है, प्रोराटा आप कर नहीं रहे, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस करेंगे और वो बहुत जल्दी वापस करनी पड़ेगी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिटर्न, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। आपका इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और अमाउंट क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मान लो कंपनी ने क्या करा कि जैसे ओवर सब्सक्राइब हो गया और कंपनी ने बोला कि हम पैसे को कहां तक ले जाएंगे, कॉल तक ले जाएंगे। बोला ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। तो वो जो कॉल्स इन एडवांस है, दैट इज व्हाट, करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो? करंट लायबिलिटी कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाता है। और कंपनी ने अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही पूरा नहीं किया तो क्या हो गया, कंपनी का हो गया कूड़ा, कुंडा, डब्बा बैठ गया। यू हैव टू रिटर्न द एंटायर एप्लीकेशन मनी बैक, वो भी जल्दी से जल्दी। तो क्या कहलाता है ये? तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट करंट लायबिलिटी। अभी देखा ना आपने, शेयर एप्लीकेशन मनी मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को आपने नॉन करंट के ऊपर रखा हुआ है, मतलब नॉन करंट नहीं, उसका भी खतर उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि वो करंट लायबिलिटी कब बनती है, अभी तो हम नॉन करंट के ऊपर दिखा रहे हैं ना उसे। करंट कब बनती है, जब आप क्या कर रहे हैं, इशू ओवर सब्सक्राइब हो, एक्सेस मनी आप वापस भेजना चाहते हैं। जब आप एक्सेस मनी को कॉस्ट इन एडवांस की तरह यूज करते हैं तब करंट लायबिलिटी होती है। और यह जब आपका इशू फेल हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो, पैसा वापस करना हो, तब वो करंट लायबिलिटी। अदरवाइज एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ पड़ा रहेगा, नॉन करंट के भी ऊपर पड़ा रहेगा। ठीक है जी। अब बड़ी मजेदार चीज आती है कंपनीज एक्ट में, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी। कंपनीज एक्ट कहता है विच इज नॉट करंट लायबिलिटी, हु इज अ बॉय, हु इज नॉट अ गर्ल, हु इज अ मेल, हु इज नॉट अ फीमेल। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। तो कंपनीज एक्ट में अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी पढ़नी है तो पहले आपको ये जानना है कि करंट लायबिलिटी क्या होती है और किसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे, किसको करंट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। तो देखिए जरा, यहां बोला है करंट लायबिलिटी को पहचानने के लिए कि वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर फुलफिल होनी चाहिए, या 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जानी चाहिए, या ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने रखा था उस पर आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और कोई भी अनकंडीशनल राइट नहीं है उस लायबिलिटी को। जैसे मान लो आपने किसी के 5 लाख रुपए देने थे और अचानक कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट ने कहा भैया स्टे स्टॉप, जब कोर्ट का फैसला होगा तब पे करना। तो करंट लायबिलिटी कहां से होगी, कोर्ट का फैसला आएगा 3 साल में, तब तक वो पैसा पड़ा रहेगा, तो करंट लायबिलिटी थोड़ी बोलेंगे उसको। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द डेफर मतलब पेमेंट को पोस्टपोन करने का कोई ऐसी कंडीशन ना हो, तब हम करंट बोलते हैं। यहाँ दो चीजें निकल कर आई आपके सामने, एक ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, और एक रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब था बैलेंस शीट की डेट, ऑपरेटिंग साइकिल समझे जरा। भाई उदय, तुम अगर आगरा गए थे या कहीं ताइक्वांडो खेलने के लिए जब गए थे स्पोर्ट्स के लिए, तो कैसे गए थे, पैदल गए थे यहाँ से अपना किट बैग लेके, बस से? कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, बहुत बहुत दूर होगा तो बाई एयर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जो एयरलाइंस ऑपरेटिंग प्लेन्स होता है, ऑपरेटिंग ट्रेन होता है, ऑपरेटिंग ट्रक्स होता है, ऐसे क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहेंगे, शाश्वत ऑपरेटिंग साइकिल, साइकिल ऑपरेट करना नहीं। अकाउंट में ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब साइकिल ऑपरेट करना नहीं है। क्या है फिर ऑपरेटिंग साइकिल, जरा जानिए। ऑपरेटिंग साइकिल होता है टाइम पीरियड फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, सेलिंग देम आउट इनटू द मार्केट एंड रियलाइजिंग कैश। रियलाइजिंग व्हाट, कैश। मतलब आपने क्या किया कि
acquired supplies या raw material, convert them into the finished product, sell it out into the market, और सारा पैसा वसूल लिया। भाई मार्केट में सामान कैश क्रेडिट दोनों ही तो बिकता है, कैश बिक गया तो कोई परेशानी नहीं, उधार बिका तो पैसे की रिकवरी कर लेंगे। इसे कहते हैं आप क्या, ऑपरेटिंग साइकिल, जो कंपनी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। क्या, अब जो वुलन गारमेंट वाला है उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, जुलाई में बनना शुरू होते हैं और जनवरी तक, उसके बाद डिस्काउंट सेल, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना। नमक का ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने 4 महीना, मसालों का ऑपरेटिंग साइकिल कितना होता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीना। सब्जी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा भाई, खेत से थोड़ी 3 दिन 4 दिन, लेकिन खेत में डालना बनाना सीजन, एक सीजन समझ लो आप। स्टील का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, पहले रॉ मटेरियल आएगा, आयरन ओर आएगा, कोयला आएगा, फिर उसकी फर्नेस में जाएगा, भट्टी में जाएगा, बनेगा, बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर दुकान में पड़े पड़े कब बिकेगा हमें क्या पता। तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 1 साल के बियॉन्ड चला जाता है, 1 साल के बियॉन्ड चला जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूं मैं, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नहीं है, और कैसे जज करते हैं उसको, जरा देखिए। एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको मैं, और ये इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है आपका। मुझे पता नहीं बोर्ड में देंगे नहीं देंगे, पर सीयूटी में शायद वो दे दें इस तरह के क्वेश्चन। जरा देखिए भाई, मान लो आपका ऑपरेटिंग साइकिल यहां लिखा पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड, और यहां हमने बोला क्या, 12 मंथ्स। ये तीसरा, दूसरा और ये पहला, 3 फैक्टर हमने रखे हैं। मान लो एक लायबिलिटी है, मान लो एक आइटम है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है, ठीक है जी, और पेमेंट पीरियड 5 महीने का है। तो बताओ ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, स्टेटस क्या है इसका, बताइए स्टेटस क्या है इसका। ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का, उससे पहले पे करना है हमें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। हम 12 महीने को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, माही या आरुषि। यस। अब देखो, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का और पेमेंट पीरियड 8 महीने का, तो क्या होना चाहिए, इसे नॉन करंट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। जब आपका पेमेंट पीरियड आपके ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो जाए, तब आप कंपेयर करिए, क्या ये 12 महीने से भी ज्यादा है, नहीं ना, तो फिर ये करंट लायबिलिटी ही रहेगा, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने का, पेमेंट पीरियड है 12 महीने का, तो नहीं, आपका पेमेंट पीरियड इससे ज्यादा है, पर क्या ये 12 महीने से ज्यादा है, नहीं, तो भी ये करंट लायबिलिटी रहेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 24 मंथ्स का, ठीक है, और ये पेमेंट पीरियड है 20 महीने का, तो क्या बोलेंगे इसको, बेटा करंट लायबिलिटी बोलेंगे ना, क्योंकि पेमेंट पीरियड कम है ऑपरेटिंग साइकिल के मुकाबले। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने का, पेमेंट पीरियड 25 महीने का, अब अब हम ये देखेंगे कि ये 12 महीने से ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होने के लिए क्या चाहिए, इट शुड बी मोर देन पेमेंट पीरियड, इट शुड बी मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, एंड इट शुड बी मोर देन व्हाट, 12 मंथ्स, तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है 9 महीने का, और हमारा पेमेंट पीरियड जो है वो है 11 महीने का। अब देखा जाए तो ये हमारा करंट बनना चाहिए ना, दिस इज मोर देन दिस, लेकिन क्या ये 12 से ज्यादा है, क्या पेमेंट पीरियड 12 से ज्यादा है, नहीं है, तो क्या है, करंट लायबिलिटी है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने का और पेमेंट पीरियड 13 मंथ्स का, तो क्या ये लायबिलिटी, तब आप देखेंगे क्या ये पेमेंट पीरियड इससे ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इस तरह से कंपनी की अकाउंटिंग करते समय हम डिसाइड करते हैं कि कोई आइटम हमारे लिए करंट लायबिलिटी है या नहीं है, कोई आइटम हमारे लिए करंट असेट्स है या नहीं है, इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। आरुष, इज दैट ओके, या माही को पता चल रहा है कुछ, आफरीन को, यस सर। गॉट इट, इज इट क्लियर, बात पता चली, अरे समझे आप लोग। इस तरह से हम लोग करंट लायबिलिटी की लायबिलिटी की तरह डिस्कस करते हैं, इन सब चीजों को लेके चलते हैं। तो व्हाट विल डू, थोड़ा सा शुरू शुरू में आज टाइम का ग्लिच हो गया, हमारे 15 मिनट खराब हो गए,
तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इस चैप्टर को क्या, ये और दूसरा चैप्टर दोनों वाइंड अप हो जाएगा अगली क्लास में। दैट विल डू। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे, थोड़े मेजर हेड और सब हेड भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ये चैप्टर और उसका अगला चैप्टर जो है दोनों वाइंड अप हो जाता है, और फिर हम अपना रेशियो एनालिसिस शुरू करेंगे, और सून विल कंप्लीट दिस। अब आपका बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो जब तक ये थ्योरी के चैप्टर चल रहे हैं तब तक अपना इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर खत्म कर डालिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गॉट इट। तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिले टुडे, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी।